नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबर महुआ मोइत्रा और एथिक्स कमेटी की। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप से घिरी हुई महुआ मोइत्रा आज एथिक्स कमेटी की बैठक में पहुंची, लेकिन वहां पर जमकर हंगामा हुआ। कमेटी में विपक्ष के सदस्यों ने एथिक्स कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एक महिला से निजी सवाल पूछे गए, जबकि कमेटी में सत्ता पक्ष से जुड़े सदस्यों का कहना है कि महुआ ने अध्यक्ष का, यानी कि जो एथिक्स कमेटी है उसके अध्यक्ष का अपमान किया है। उनका रवैया हमेशा अवमानना से भरा रहा। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी अब किसी और को नहीं बुलाएगी, बल्कि अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगी। इसके लिए कमेटी की एक और बैठक होगी। तो आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के नेता जो हैं वो इस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन तो हम लोगों ने वॉकआउट। कौन पूछा था? चेयरमैन। कॉन्डक्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमिटी अनएथिकल। कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात किया? कितने बार बता बात दे किया? कोई मतलब है? आप होटल में कौन किसके साथ रुके, किसने पे किया? अरे Can we also ask him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. Then how does Nishikant Dubey quote from a confidential NIC report which only copies the committee? हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे अब जो है कल ही ट्वीट कर देते हैं कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। सर आप लोग की कह रहे हैं कि एटलीस्ट in the affidavit, all documents given to us, there is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mahua Moitri is being unfairly targeted. लेकिन अब जब जैसे दानिश अली कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी थी, लेकिन निशिकांत दुबे पहले ही इसकी जानकारी दे रहे हैं ट्वीट करके, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर निशिकांत दुबे ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने खुलेआम इंटरव्यू देकर बताया कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ है। जनता के बीच में गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है। ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराई गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मोइत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने भी आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने अपशब्दों का प्रयोग किया है और ऐसा इसलिए किया ताकि सवालों से बचा जा सके। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हिरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। सर कमेटी आप आगे क्या फाइनल रिपोर्ट क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आपका प्रोसेस क्या होगा? आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे कमेटी बैठेगी, चर्चा करेंगे।
हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी से बात की है। हमारे साथ है आचार समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी। क्या मीटिंग में ऐसा हुआ कि सारे महुआ के साथ जो जितने विपक्षी सदस्य वो नारा लगाते हुए बाहर चले आए? भाई ये तो आप उनसे पूछे उन्होंने नारा क्यों लगाया। हम तो सुनने के लिए बैठे थे, वोटिंग में भी, और हम सब बैठना चाहते थे, हम सब सारी बातें सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग चेयरमैन साहब के लिए हुआ जो नहीं होना चाहिए था। महुआ मैत्रा जी ने खुद अपशब्द के प्रयोग किए। तो मुझे लगता है कि जो हमें संविधान सिखाता है कि संवैधानिक समितियां की जो बातचीत है वो बाहर ना आए, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ। और लेकिन ये तो निश्चित तौर पर कहूँगी कि हम सब बैठकर बातचीत कर सकते थे, और कहीं ना कहीं लगा कि बहुत एरोगेंस था, बहुत एग्रेशन था, बहुत रूडनेस। उनका ये भी कहना था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महिला से व्यक्तिगत सवाल पूछे गए, ऐसा कुछ। और एफिडेविट पर तो सवाल किए जाएंगे। चेयरमैन साहब ने एफिडेविट पर ही सवाल किए, एफिडेविट से बाहर कुछ सवाल नहीं किया। तो एफिडेविट पर सवाल किए तो सवाल के उत्तर उन्हें देने चाहिए थे। तो जब सवाल किए गए तो वो बिखर गई, और उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, और उसके साथ विपक्षी सांसद उठ के चले गए, और विपक्षी सांसदों ने जमकर गर्जन किया। तो क्या सवाल से बचने के लिए सब कुछ टेबल पर हाथ मारा, जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। चेयरमैन साहब के टेबल पर हाथ मारा गया, तो नहीं होना चाहिए। तो क्या सवाल से बचने के लिए सब कुछ किया गया, आपको क्या लगता है? या देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन बहुत ही ख़राब माहौल उन्होंने उसकी सृष्टि की जो सही नहीं लगा। तो ये थी अपराजिता सारंगी, नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो अपराजिता सारंगी से बात कर रहे थे राजीव रंजन, जो कि इस कमेटी की एक सदस्य हैं, और उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा और साथ साथ विपक्ष के जो दूसरे वहां पर नेता मौजूद थे उन लोगों ने हंगामा मचाया है, और महुआ मोइत्रा ने अभद्रता के शब्द इस्तेमाल किए हैं वहां पर चेयरमैन के लिए। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं इस पर बातचीत के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा हंगामा, केओस देखा गया आज एथिक्स कमेटी की जो बैठक होनी थी राजीव, और उसमें ये भी सामने आ रहा है, आप ही बता रहे हैं हमें, कि महुआ मोइत्रा जो हैं, जैसा कि अपराजिता सारंगी भी कह रही थी, उन्होंने अभद्रता से अपना बर्ताव किया, और जो लेकिन ऑपोजिशन या महुआ मोइत्रा की तरफ से आरोप ये है कि बहुत ही घटिया और निजी सवाल पूछे गए जो नहीं पूछे जाने चाहिए थे। तो एक तरफ ये आरोप है कि आक्रामकता दिखाई गई, असभ्य तरीके से बातचीत हुई, दूसरी तरफ सवाल बहुत निजी थे। तो दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, क्या हुआ वहां अंदर? देखिए, ये सांसदों के आचरण के लिए बनी आचार समिति है, और उस आचार समिति की बैठक में जिस तरह हंगामा हुआ वह भी अपने आप में कई सारे कह सकते कि सवाल खड़े करते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि जो एक महिला सांसद के साथ अनैतिक सवाल पूछे गए, जैसे पूछे गए कि आप कब मिली, कब फ़ोन पर बातचीत किए, कहाँ कैसे मिले उस आदमी से। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है, आचार समिति के जो बाकी सदस्य हैं उनका ये कहना है कि उनसे कुछ भी अनैतिक सवाल नहीं पूछे गए थे। जो एफिडेविट में लिखा गया था, खासतौर से दर्शन हीरानंदानी का नाम का जिक्र आया, उनके जो एफिडेविट में सवाल उसमें बात रखे थे उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे। और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चूंकि उन पर आरोप बहुत गंभीर लगे हैं और उन सवालों से बचने के लिए माहौल ख़राब हो जाए, और यही वजह है कि वो जिस तरह अनर्गल आरोप लगाया, और उन्होंने और उल्टे जो है जो कमेटी के अध्यक्ष हैं जो है उनसे असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। और उसने दो सदस्यों पर तो यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने टेबल पर जो है बहुत तेज से आवाज़ की, जो अपराजिता सारंगी कहने की एक तरह से गर्जना की और नारा लगाते हुए निकल गए। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। कमेटी के अध्यक्ष का ये कहना है कि एक और बैठक हो सकती है और उस पर जो है एक अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आचार समिति जो महुआ को लेकर बैठी थी आखिर किस नतीजे पर पहुंची है, और उसके बाद जो आचार समिति जो है अपने जो भी सुझाव है, जो अनुशंसा है, वो लोकसभा अध्यक्ष को भेजेगी, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है उस पर कोई अंतिम फैसला लेंगे। अगर उनको लगता है कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो संसद का जो विंटर सेशन जो आ रहा है उसमें जो है एक मोशन पास किया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। जी। दूसरी तरफ से दानिश अली और गिरधारी यादव ने महुआ को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जब उनसे सवाल जवाब होने लगे और साक्ष्य की कार्रवाई शुरू हुई। तो और दानिश अली का आरोप है कि सवाल जो हैं वो सही नहीं पूछे जा रहे थे, बड़े निजी सवाल पूछे जा रहे थे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। दानिश अली का खास देखिए, दानिश अली ये भी कहते हैं जब नारा लगाते हुए
3:25 के आसपास जो है दानिश अली नारा लगाते हुए और उनके साथ जो तमाम विपक्षी सांसद हैं, महुआ मोइत्रा की बात करें, गिरधारी यादव की बात करें, उत्तम कुमार रेड्डी की बात करें, सब नारा लगाते हुए निकले। और दानिश अली खासतौर से बाहर निकले वहाँ पर कमेटी रूम के बाहर और द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, निजी सवाल पूछे जा रहे हैं जो हर लिहाज से अनैतिक है। एक महिला से आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कुछ विपक्षी सदस्यों का ये कहना था इसका कोई जरूरत है, निजी सवाल है। महुआ का भी ये कहना था कि निजी सवाल है और निजी सवाल को क्यों आखिर इस तरह मीटिंग में पूछा जा रहा है। वहीं अध्यक्ष का ये कहना है क्योंकि एफिडेविट पेश किया गया है और उसमें सारी बातें आई हैं, तो हम तो आपसे पूछेंगे जो एफिडेविट में था वही पूछा गया था। और आचार समिति का ये कहना है कि कोई भी उनसे अनैतिक सवाल नहीं पूछा गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजीव। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ जिस तरह से सवाल जवाब किए गए वो सही नहीं था और इसलिए ऑपोजिशन ने वहां से वॉकआउट किया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि घूस कांड केस में महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं वो पेश हुई एथिक्स कमेटी के सामने, लेकिन एथिक्स कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने अभद्रता भरा व्यवहार किया है और चेयरमैन के लिए उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के दूसरे सांसद इन्होंने यहाँ हंगामा मचाया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह के सवाल पूछे गए वो सही नहीं थे, निजी सवाल पूछे गए और इसलिए एथिक्स कमेटी की बैठक से वॉकआउट किया गया। और अब आगे खबर राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं और उसके पहले कभी टिकट बंटवारे पर हंगामा हो रहा है, कभी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और लगातार ये सब सुर्खियों में है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को ईडी ने समन किया है। पेपर लीक मामले में ईडी ने समन भेजा है। हाल ही में ईडी ने डोटासरा के यहाँ पर रेड भी की थी, लेकिन आज एक और खबर आई जो सबसे चौंकाने वाली खबर है। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई में ईडी के ही 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हैं। कथित तौर पर गिरफ्तारी जो है वो रिश्वत मांगने के आरोप में की गई है। ईडी नेताओं और कारोबारियों के यहाँ पे अक्सर रेड होती है, लेकिन आज उसी विभाग के अफसर के यहाँ रेड हो गई है। तो ये रेड क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपको बताते हैं। रेड में ईडी के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और खबर ये है कि मणिपुर चिट फंड कंपनी ठगी मामले में ये सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई है। संपत्ति अटैच नहीं करने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी और सेटलमेंट के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 15 लाख रुपए लेते हुए ये रंगे हाथों पकड़े गए और ये जो पूरा जाल बिछाया गया ये अलवर में किया गया। ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक बाबूलाल मीणा पर रिश्वत का आरोप है। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर पहले सुनाते हैं आपको राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला है और एसीबी ने हिम्मत दिखाकर गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं एसीबी को बधाई देता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जुड़े हुए हैं। हमने गोविंद सिंह डोटासरा के मामले में तो देखा ही कि कार्रवाई हो रही है और उसको एक पॉलिटिकल मोटिव भी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि लगातार नेताओं पर कार्रवाई तेज हो रही है। लेकिन अब जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास अभी कह रहे थे कि बहुत ये सराहनीय कार्रवाई है जो ईडी के 2 अधिकारियों के ऊपर हुई है, एक अधिकारी और उनके सहायक। तो चुनाव के पहले काफी सरगर्मियां हैं, छापेमारी भी तेज हुई है और ये आज जो हुआ है इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी की। एक बहुत बड़ी कार्रवाई ये हुई है जब ईडी ने खुद अपने ही अफसर अधिकारियों के यहाँ पे रेड डाली है। देखिए ये रेड जो है एसीबी ने डाली और ये कहा जा रहा था कि ये सबसे बात एक तो अव्वल तो सबको इस बात की बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि ईडी का और चुनाव का कोई लेना देना है। ईडी अपने जो है अपना कर्तव्य निभा रही है। जो जैसे उनको सूचना मिलती है, पूर्व में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर थे
उनसे इंट्रोगेट किया, उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इंट्रोगेशन के बाद जब पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद कुछ बातें आई, उसके बाद जो है डोटासरा जी के घर पे जो है रेड पड़ी थी और अधिकारियों के घर पे मतलब नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पर चूंकि चुनावी माहौल है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये तो कहेंगी कि इसके पहले कार्रवाई तेज हो रही है। एक मिनट सर, एक सेकंड। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो आज ये छापेमारी की जिसमें 2 अधिकारी ईडी के रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये भी सराहनीय कार्रवाई है। और एक इससे एसीबी के जो ये का जो छापा था, इसमें एक बात साफ आ गई कि वो ये है कि ईडी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी बेईमानी में किसी से पूरी कम नहीं और रिश्वत लेने में माहिर है और रिश्वत लेते हैं। एक सवाल ये है कि जो ईडी के छापे पड़ते हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि ईडी की कोई कार्रवाई किसी बीजेपी नेता के पास के घर पे हुई या उसके दफ्तर में हुई है या किसी के। बिल्कुल बीजेपी के नेताओं को तो बिल्कुल छूती नहीं है और विपक्ष के नेताओं को छूती, ऐसा लगता है। सारे धनाढ़ जो हैं वो बीजेपी के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी किसी भी, और वो भी मतलब इतना पैसा जमा होता है उनके यहाँ कि आपको उसकी जानकारी है या नहीं। सबसे ज्यादा तो जो धनाढ़ पार्टी है वो बीजेपी है और उसके सदस्य, उसके नेता सारे धनाढ़ है। लेकिन तो किसी क्या पर कह रहे एक भी कि एक भी किसी नेता, बीजेपी किसी नेता पर कुछ छापा नहीं पड़ा। ये क्यों? तो यानी कि जो आपने शुरुआत में कहा कि अब जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है राजस्थान की, जिसपे एक ईडी के कर्मचारी पे जो मणिपुर में पोस्टेड है। हाँ। और उसके लोकल लिंक थे, उसके जहाँ मणिपुर गई, मणिपुर से उसको क्या, और दोनों एक ही जाति के, वो कृषक मीणा है, आदिवासी मीणा नहीं है, वो कृषक मीणा है, एसटी के अंदर आते हैं। और आप देखिए कि ये कार्रवाई ऐसी हुई, ये राजस्थान सरकार ने ये इस कार्रवाई से ये सिद्ध किया है कि ईडी के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। और ईडी के तो की जो कार्रवाई होती है, प्रकाश जी, इस अभी चुनावी माहौल है वहां पर, उसके पहले ईडी के अधिकारियों पर यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो करती है। इससे ईडी जो कि काफी इस समय सक्रिय है तमाम तरह की छापेमारी में, ईडी की खुद की छवि पे और चुनावी माहौल में किस तरह का असर दिखता है, पड़ता है? और ये जो इस समय वहां पर माहौल है चुनाव का, उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईडी के अफसर भी जो हैं वो भ्रष्ट है, ये सिद्ध हो गया। अभी ईडी के जो छापे पड़ते हैं वो सिर्फ विपक्ष के लोगों पर पड़ते हैं और बीजेपी के किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक के घर पर नहीं पड़ते। ये एक तरफा कार्रवाई होती है। ये सारी सरकार की जो कमजोरियां हैं, किस तरह दुरुपयोग करती है ईडी का, ये बिल्कुल साफ हो गया। उसका कारण ये है कि ईडी का अधिकारी जब पकड़ा गया तो आप देखिए 15 लाख रुपए मांगे थे उसने एक चिटफंड कंपनी से। अब आप मुझे बताइए, ये तो एक नवल किशोर मीणा है और एक उसका सहायक एक बाबूलाल मीणा है। ऐसे कम से पूरे देश भर में, ये तो मणिपुर का मामला, पूरे देश भर में हजारों होंगे इस तरह। तो आप ये समझें कि ईडी के अधिकारी जो हैं बिल्कुल पाक साफ हैं। ये बात आज सिद्ध हो गई है एसीबी के रेड से कि वो पाक साफ नहीं है और वो भी भ्रष्ट लोगों में है। और जिस तरह से जैसे आयकर के अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, वैसे ईडी की भी होते हैं। आप उनको जितना भी शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन अधिकारी अगर भ्रष्ट होता है तो जनता को बदनाम करता ही है। तो ईडी की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं और उसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर एक दाग जरूर लगा है इस कार्रवाई से। लेकिन साथ साथ ये भी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई है, ज़्यादातर लोग सराह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो मामला है, ये मणिपुर के चिट फंड केस का मामला है, जहां पर सेटलमेंट को लेकर रिश्वत लेने की बात है। 17 लाख रुपए और 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और अलवर में ये पूरा जो है ट्रैप हुआ था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी। और इस समय एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सड़क पर घायल एक शख्स लहूलुहान पड़ा रहा, लेकिन वीडियो बनाते रहे लोग।
हमने हाल में ही एक बार फिर ये खबर दिखाई है कि कैसे पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी गई है और रोड एक्सीडेंट्स मौत का एक बड़ा कारण है। और हाल ही में अभी फिर ये खबर आई है कि दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के पंचशील इलाके में दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। ये देखिए उसका वीडियो जहां पर दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जो बाइक पर जा रहा है उसको पीछे से एक दूसरी बाइक ने आकर टक्कर मारी है। और इसमें इस शख्स की मौत हो गई है। जिस शख्स की मौत हुई है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और फोटोग्राफर हैं। पुलिस के मुताबिक ये जो घटना है ये शनिवार की रात 9:30 बजे की है। मृतक की पहचान पीयूष पाल के तौर पर की गई है। पीयूष पाल के दोस्त ने पुलिस को ये बताया है कि बंटी की बाइक ने पीयूष की बाइक में टक्कर मारी थी। वो वहाँ पे टक्कर मारने के बाद गिर पड़ा और कुछ दूर के लिए वो घिसटता गया और उसके बाद 20 मिनट तक ये शख्स वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आसपास जो लोग आते जाते रहे वो सिर्फ वीडियो बना रहे थे। तभी एक बाइक, टैक्सी, एग्रीगेटर और 3 लोगों ने देखा और उसे अस्पताल पहुंचाया। तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से ये टक्कर हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद में कैसे अक्सर लोग तमाशबीन बनकर रह जाते हैं और मदद करने के लिए लोग नहीं पहुंचते। क्योंकि पीयूष के दोस्त ने ये साफ कहा है कि अगर अस्पताल ले जाने में इतनी देर नहीं हुई होती और वक्त पर उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज उनके दोस्त की जान बच जाती। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये जो गोल्डन आवर होता है रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें अस्पताल पहुंच जाए अगर वक्त पे तो जान बच जाती है। इस मामले की जांच में जो जुटे हुए हैं पुलिसकर्मी, उन्होंने बताया है कि शनिवार की रात 10:15 बजे उन्हें फ़ोन आया था। जब घटनास्थल पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि घटना में घायल पीयूष पाल और बंटी दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में दर्ज की गई है। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पीयूष तिवारी जो कि फाउंडर और CEO हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। पीयूष, सेव लाइफ फाउंडेशन जो है वो इसी पर काम करता है और एक ये हादसा और जो आप देख रहे हैं जिसमें ये साफ दिखता है कि अगर वक्त रहते अस्पताल चले जाते ये तो शायद बच सकते थे। एक गोल्डन आवर होता है जिसमें किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल पहुंचाया जाए। तो आप बताएं उसके बारे में कि कैसे क्या होना चाहिए था और क्या क्या इसके जो लोग वहां तमाशा देखते रहे उसके बदले वो क्या कर सकते थे। बिल्कुल नगमा जी, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज ये खबर पढ़ के बहुत ही हताश हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ के घायलों की मदद करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और उस याचिका में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान का समैरिटन लॉ स्थापित हुआ था, जिसके अंतर्गत लोगों को जिस प्रकार की भी कठिनाइयां होती हैं, चाहे पुलिस के एंड पे, हॉस्पिटल्स के एंड पे या कोर्ट के एंड पे, उन सभी से उनको एक रिलीफ दिया गया था। लेकिन हताश मैं इसलिए हूँ कि इस कानून के आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो घायल हैं हमारे देश में, और हम बात कर रहे हैं कैपिटल सिटी की, उनको अभी तक एक इमरजेंसी केयर जिसको हम बोलते हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। और इसमें 2 मुद्दे हैं प्राइमरली जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो मुद्दा है कि वहाँ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, और क्लियरली इसमें एक फेलियर ऑफ सिटीजनरी है जहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी आगे आके मदद नहीं की। और मेरे ख्याल से काफी समय बाद जो मैंने पढ़ा है किसी एक व्यक्ति ने आके मदद की और फिर पुलिस को फोन करा और इनको अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिटीजन्स की है या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की भी आती है। अगर हम किसी भी देश की बात करेंगे तो वहां पर एक ट्रॉमा केयर सिस्टम होता है। उस ट्रॉमा केयर सिस्टम के अंदर एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है जिसको लोग फोन कर सकते हैं। बाय स्टैंडर केयर होता है जिसमें लोग ट्रेंड होते हैं कि जब तक हेल्प आ रही है और हम मदद कर सकें। जब हेल्प आती है तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होती है, जैसे कि हमारे यहाँ PCR वैन है,
उसमें एक प्राथमिक चिकित्सा और एक एडवांस्ड केयर भी प्रोवाइड करी जा सकती है, जिससे कि ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है उसमें एक व्यक्ति को जिंदा रखा जा सके। जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उनका वहां पर क्या उनकी चिकित्सा हो रही है, वहां पर उनको क्या मदद मिल रही है, वो एक पूरा एक डिफाइंड सिस्टम होना है। हमारे देश में आज भी 2023 में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा सिस्टम काम करता हो। एक बहुत सारे नंबर हैं फोन करने के लिए, बायस्टैंडर केयर में लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, एम्बुलेंसेस कई प्रकार की हैं जिसमें कि स्टैंडर्ड्स जीरो से लेकर। पीयूष जी, आपके जरिए थोड़ी जागरूकता, थोड़ी और जानकारी लोगों को देना चाहेंगे। आपने गुड समैरिटन की कानून के बारे में बात की, तो वो जो गुड समैरिटन कानून है उसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? कोई एक्सीडेंट विक्टिम को अगर देखता है तो अक्सर लोग डरते हैं अभी भी कि हम इन्हें ले जाएं, मदद करें ना करें, कहीं पुलिस केस हम पर ना हो जाए। तो इसके तहत जो आपने पिटीशन दायर की थी, तो ये कानून बना, उसमें क्या किस तरह की राहत है, लोग इनकरेज हों दूसरों की मदद करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब हमने इस याचिका को मैंने दायर किया था तो मेरे परिवार में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक बहुत ही जवान बच्चा जो था वो ऐसे ही सड़क पे इन्हीं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उसने अपना दम तोड़ा था। और इसमें 3 मुख्य इशू सामने आए थे। पहला तो है कि लोगों को पुलिस की प्रक्रिया होती है उससे डर लगता था कि उनको सवाल पूछा जाएगा, उनका नाम पता लिया जाएगा, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें ही इस इंसिडेंट के लिए शायद ब्लेम कर दिया जाए। दूसरा है कि अगर हम अस्पताल लेकर जाते हैं तो हमें अस्पताल में रोक लिया जाएगा, हमसे पैसे लिए जाएंगे और हमें तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और तीसरा ये था कि अगर पहली 2 चीजें नहीं भी होती हैं और हमें पुलिस जो है विटनेस बना देती है कोर्ट में, इस वाले केस में, तो हमें कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था 2016 का कि इन तीनों एरियाज में जो गुड समैरिटन्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस जो है किसी को भी कंपेल नहीं कर सकती अपने नाम या पता बताने के लिए, हॉस्पिटल्स किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, और जो कोर्ट्स है जहां पर अगर आप विटनेस बनते हैं तो कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द आपका एग्जामिनेशन खत्म करें, क्योंकि आपको बार बार उस केस में ना आना पड़े। 2019 में दोबारा फिर भारत की पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 138 के अंडर गुड समैरिटन लॉ को मान्यता दी, और ये अब कानून का हिस्सा बन गया है कि अब अगर आप किसी की आगे आके मदद करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और बात कि लोगों के लिए जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो किन नंबरों पे फोन कर सकते हैं इमरजेंसी हेल्प के लिए? ये जो पुलिस पीसीआर का नंबर, उसके अलावा क्या कुछ है जिससे मदद मिल सके? एक्चुअली मैं वही बता रहा था पहले आपको कि हर एक विकसित देश की अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है, एक सिंगल नंबर होता है, बहुत सारे नंबर नहीं होते हैं। जैसे यूएस में 911 एक सिंगल नंबर है, देश में आप कहीं से भी फोन करें तो वहां स्टेट जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। हमारे यहाँ इतना कंफ्यूजन, अगर आप अभी सड़क पे जाके लोगों से पूछेंगे, आधे लोग आपको बोलेंगे 100 नंबर, कुछ बोलेंगे 102, कुछ बोलेंगे 108, कुछ बोलेंगे 112। तो लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है कि एक्चुअल नंबर क्या है हेल्प बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंगल नंबर है ही नहीं। जब भी कोई नई सरकार आती है फिर नया नंबर वो आके इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 112 जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, उसको मान्यता दी गई है। उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करना चाहिए और उसी नंबर पे सबको फोन करना चाहिए मदद बुलाने के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर हो, चाहे एम्बुलेंस हो। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है। अभी अगर दिल्ली में आपको मदद चाहिए तो एम्बुलेंस के लिए आपको 102 नंबर डायल करना पड़ेगा, पुलिस के लिए 112 या 100 नंबर। और यूजुअली ये होता है कि अगर आप 112 या 100 नंबर फोन करते हैं तो पुलिस वाले 102 फोन कर देते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है, इसमें बहुत डिलेज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही है कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाए, और तभी इसमें जब हम सड़क हादसों की बात करते हैं, लोगों को बचाने की बात करते हैं, तो कम से कम मदद के लिए कोई एक नंबर होना चाहिए जिस पर सब फ़ोन करें। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए कि क्या हो सकता है पीयूष जी, क्या क्या होना चाहिए, और साथ में ये कि कानून क्या है। गुड समैरिटन का जो एक अब कानून का हिस्सा है, उसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करते हैं तो आपको तमाम सहूलतें मिलेंगी, आपके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए वीडियो बनाने की जगह अगर लोग आगे आके मदद करें वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और जान बचा सकता है लोगों की। आगे अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। IIT BHU के कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में
सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये छात्रा अपने दोस्त के साथ राजपुताना हॉस्टल के बाहर टहल रही थी। उसे बाइक सवारों ने रोका और फिर उसके साथी की पिटाई की। ये भी खबर है कि छात्रा के साथ छेड़खानी के अलावा उसके कपड़े फाड़े गए और उसका वीडियो बनाया गया। इसके विरोध में सुबह से छात्र सड़क पे हैं, क्लास नहीं चल रही है और पुलिस बल वहां पर तैनात है। कल रात को 2 बजे के आसपास ये जो आपका डेयरी फार्म की तरफ रोड जाती है, उस पे एक यहाँ की स्टूडेंट है आईआईटी की, उस बच्ची के साथ में वो थे और उसके दोस्त थे। सब लोग यहाँ पे आईआईटी में बच्चे वैसे भी रात को अपना घूमते रहते हैं। उनके साथ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने उसको रोका। उस बच्चे को जो है शायद अभी ये इतना कंफर्म नहीं उनके पास हथियार था कुछ या नहीं, लेकिन उनको जबरदस्ती लड़के को अलग ले गए हैं, लड़की को अलग ले गए हैं। उसके साथ जितना किया जा सकता था हीनियस वो सब किया गया है। उसका इवन ये तक है कि वीडियो बनाया गया है, उस लड़के से उस लड़की का जबरदस्ती नंबर भी ले लिया गया मारपीट के। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पिछले 2-3 महीनों में 2 और 3 इंसिडेंट्स ऐसे यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा वाराणसी से। हिमांशु, बीएचयू में ये एक जब जैसा हमने अभी सुना आईआईटी बीएचयू के कैंपस में ये हुआ है और इसके लिए बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक छात्र कह रहे थे कि ये पहली घटना नहीं है। अभी सबसे पहले जो वहां पर स्थिति है वो क्या है? एक बहुत बड़े संख्या में हम स्टूडेंट्स को वहां देख पा रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं और ये इस घटना के ऊपर कार्रवाई की मांग है, तो इसके बारे में जानकारी दें और कितना अनसेफ है ये? बार बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये छात्रों की शिकायत है। देखिए, ये जो बड़ा कैंपस है, घटनाएं होती रहती हैं, उनको रोका भी जाता रहता है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये थोड़ी अप्रत्याशित तरीके की है कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में ये थोड़ा पहली बार या दूसरी बार की एक घटना है। पूरे बीएचयू कैंपस में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इसी में अव्यवस्था भी है कि कहीं बहुत सी जगहों के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं और जो अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें ये है कि सारे जो आईटी तकरीबन पूरा आईटी वो इस समय इस पूरी घटना के विरोध में है और सारे स्टूडेंट्स उस पे, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी इस घटना को लेकर बहुत ही आक्रोश, माने कि एक तरह से ये पूरे विरोध में है कि ये घटना बड़ी हुई है। ये घटना जो लड़की को अलग ले जाकर, जो जैसा बात सामने आ रही है कि लड़की को अलग ले जाकर उसकी वीडियोग्राफी की गई है और उसको फिर अलग जगह ले जाकर छोड़ दिया गया है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि उसको गन उस पे लगा के लड़के को अलग किया गया है। तो ये सब जो चीजें सारी हैं इसमें ये तो बहुत ही ये है कि सुरक्षा के व्यवस्था के बावजूद ये सब चीजें हुई हैं। सवाल तो लगा ही रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पर, पूरे कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल लग रहा है, लेकिन इसको लेकर जिस तरह छात्र आंदोलित हुए हैं ये अपने में एक बहुत बड़ी घटना है। और पुलिस ने बताया है कि 3 लोग, पुलिस का कहना है कि 3 लोग इसके लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, लेकिन ये अभी तक किसको पकड़ा गया है या कोई अभी तक गिरफ्तारी, कुछ ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है। हाँ, प्रोक्योरियर बोर्ड वाले पूरी तरह, उनका कहना है कि पूरी तरह हम लगे हैं और पुलिस भी अपनी तरह से पूरा काम कर रही है, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई ठोस चीज, किसी को गिरफ्तारी या किसी को पकड़ने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जी धन्यवाद आपको। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी किसी को पकड़ने की बात नहीं आई है। और इस बीच में आईआईटी बीएचयू कैंपस में के विरोध में सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये घटना भी बहुत अप्रत्याशित है और बहुत चिंताजनक है। जिस तरह से बाइक सवारों ने आकर एक छात्रा के साथ बदतमीजी की है और उसके साथ जैसा बता रहे हैं छात्र वहाँ पर कि काफ़ी गलत व्यवहार किया गया है। उसके साथी को अलग ले जाकर मारा पीटा गया है और उस अश्लील वीडियो बनाए गए हैं और इसके बाद में छात्रों में यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है।
और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए और एक चिट्ठी लिखकर ईडी से समन वापस लेने को कहा। इसे गैर कानूनी बताया। इसके बाद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी सोच को नहीं, हजारों दूसरे केजरीवाल को नहीं। दोस्तों, काम हमने ऐसा करा। हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में दिल्ली किस नाम से जाना जाता था? कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, CNG घोटाला हो गया। घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। दिल्ली के बाद आम आदमी के पेड़ पर हरे रंग के पत्ते नगर निगम में आपने दिए हैं। बस बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं। देखिए, जो इनकलाब चलते किया, इसी वजह से देश विदेश से लोग दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलने आते हैं कि ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं जिन्होंने इनकलाब ला दिया। उसी तरह से आज मैं पंजाब से सिंगरौली वालों को मिलने आया हूं।